आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले इसी भारत की जमीन पर जहां तुम अभी बैठे हो ना, ठीक वहीं पर एक राक्षस चल रहा था। इस समय चारों तरफ सिर्फ जंगल है और इसी जंगल पर यह मॉन्स्टर राज करता है। 9 मीटर ऊंचा और मुंह में खंजर जैसे दांत। इस जीव का नाम है राजासोरस, एक थेरोपोड डायनासोर यानी मांस खाने वाला शिकारी जो बाकी जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करता था। लेकिन अब तक उसे ये नहीं पता था कि उसकी पूरी जाति जल्द ही खत्म होने वाली थी, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर आज के मेक्सिको के पास एक एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाती है जो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा है। आज के वैज्ञानिक इसे चिक्सुलुप इम्पैक्ट कहते हैं और उस एक पल में जितनी एनर्जी निकली मानो कई हजार एटम बम्स एक साथ फट गए हों। जमीन कांप उठती है, आसमान आग बन जाता है और धूल और राख की एक मोटी परत धरती को कवर कर लेती है। इससे सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंचनी बंद हो जाती है, जिसके बाद आसपास सिर्फ अंधेरा छा जाता है। पौधे मरने लगते हैं और पौधे खाने वाले जीव, साथ ही उन्हें खाने वाले शिकारी भी सब खत्म हो गए। हमारा राजासोरस जो भारत की जमीन का राजा था, वो भी उस अंधेरे में भूख से खत्म हो गया और उसके साथ इस धरती के 3/4 जीव भी खत्म हो जाते हैं। ये सब जो मैंने अभी आपको बताया, ये राजा, नदी, तबाही, ये सब यहीं पर हुआ था, इसी जमीन पर जहां आज तुम्हारे गांव, शहर और हमारे मंदिर खड़े हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर डायनासोर भारत में थे और उनकी हड्डियां आज भी यही जमीन के नीचे दबी हुई हैं, तो हमारे किसी भी ग्रंथ में इनका जिक्र क्यों नहीं है? और ये सवाल आज भी इंटरनेट पर खूब वायरल है। लोग पूछते हैं कि जब कई लोग दावा करते हैं कि वेदास में तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान लिखा हुआ है, इतने जीवों के बारे में उसमें लिखा हुआ है, तो फिर डायनासोर कहाँ छूट गया? और सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि कंगारू और पोलार बियर का भी कहीं पर जिक्र नहीं मिलता। जहाँ लोग एक और चीज पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि हिंदू ग्रंथों में सांप है, गाय है, मोर है, चूहा है, शेर है, ये सब वही जानवर है जो भारत में पाए जाते हैं, जबकि कंगारू, डायनासोर और पोलार बियर्स का किसी भी ग्रंथ में जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि उनके मुताबिक जो जानवर भारत के थे सिर्फ उन्हीं का जिक्र इसमें होता है। अब सुनने में ये आर्ग्यूमेंट एक चेकमेट जैसा लगता है, पर आज के इस वीडियो के अंत तक एक बहुत अजीब चीज होगी जिससे ये पूरा सवाल ही उल्टा हो जाएगा और तब आपको समझ में आएगा कि गलती सबूत में नहीं बल्कि गलती सवाल में है। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं बार बार बोल रहा हूं सब्सक्राइब करने को, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको प्रेस करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। तो साल 1822 इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव, एक डॉक्टर की वाइफ मैरी एन मांटल सुनसान सड़क के किनारे टहल रही है। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े कुछ अजीब से पत्थरों पर जाती है। वो रुकती है और उस पत्थर को उठा लेती है, जिस पत्थर में कुछ धंसा हुआ है, एक विशालकाय दांत, इतना बड़ा कि किसी भी जाने पहचाने जानवर से मैच नहीं करता। वो ये पत्थर अपने हस्बैंड गिडियोन मैंटल को दिखाती है, जो एक डॉक्टर होने के साथ साथ पत्थरों और हड्डियों का शौकीन था। गिडियोन उस दांत को देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास ले जाता है, पर हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। कोई कहता है ये किसी मछली का दांत है, कोई कहता है ये किसी आम जानवर का दांत है, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में किसी के पास ये समझने का कोई भी तरीका ही नहीं था कि ये दांत असल में करोड़ों साल पुराने एक ऐसे जीव का है जो अब इस धरती पर मौजूद ही नहीं है। तो गिडियोन सालों तक इस पहेली से जूझ रहा था और आखिरकार उसने ऐलान किया कि ये किसी विशालकाय विलुप्त जीव का दांत है, जिसे उसने नाम दिया लुग्वानोडॉन, क्योंकि उस वक्त डायनासोर शब्द दुनिया में मौजूद ही नहीं था। ये शब्द बना 1842 में, यानी इस खोज के 20 साल बाद, जब एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन ने पहली बार दुनिया भर में मिले कुछ जायंट फॉसिल्स को स्टडी किया और तभी इन्हें नाम दिया गया डायनासोर्स। यानी सन 1842 से पहले पूरी धरती पर किसी भी भाषा में, किसी भी देश में डायनासोर नाम की कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हजारों सालों से इंसान इन हड्डियों को देखता आ रहा था, पर वो उन्हें डायनासोर नहीं बल्कि कभी ड्रैगन, कभी दानव, तो कभी किसी पुराने युग का राक्षस समझता था। और यहीं पे उस सवाल का असली जवाब छुपा हुआ है जो हम पूछ रहे हैं कि वेदास में डायनासोर्स का जिक्र क्यों नहीं है। चलो सबसे पहले साइंस की बात क्लियर कर लेते हैं।
डायनासोर कोई 1000-2000 साल पुरानी बात नहीं है, बल्कि ये इस धरती पर 24 करोड़ साल पहले आए थे और 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक मैसिव एक्सटिंक्शन में खत्म हो गए थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है ना कि वो पूरी तरह मिटे नहीं थे। आज जो बर्ड्स आप आसमान में उड़ते हुए देखते हो ना, वो असल में लिविंग डायनासोर्स ही हैं, यानी उसी थेरोपोड फैमिली के सीधे वंशज, जिसमें हमारा राजासोरस भी आता था। मतलब आपकी छत पर बैठी वो चिड़िया करोड़ों साल पहले एक डायनासोर हुआ करती थी। और इस पूरी कहानी में भारत कोई साइड कैरेक्टर नहीं है। तो साल 2003 में वैज्ञानिकों ने एक डायनासोर ऑफिशियली दुनिया के सामने रखा, राजासोरस नर्माडेनेसिस। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। पहली बार किसी थेरोपोड के सर और शरीर के हिस्से एक साथ मिले थे, यानी पूरी खोपड़ी, जिसे वैज्ञानिक टुकड़े टुकड़े जोड़कर खड़ा कर पाए थे ना। और भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये नर्मदा वैली में पाया गया था, जिसे लमेटा फॉर्मेशन कहा जाता है। अब लमेटा सिर्फ हड्डियों के लिए फेमस नहीं है, वहाँ वैज्ञानिकों को सैकड़ों डायनासोर्स के एग्स नेस्ट सहित मिलते हैं। और साल 2022 में तो एक ऐसी चीज वहां पर मिली जो लिटरली दुनिया में पहले कभी देखी नहीं गई थी। एक अंडे के अंदर दूसरा अंडा, जिसे वैज्ञानिक ओवियम इन ओवो कहते हैं, जिसकी खोज भारत की इसी मिट्टी में हुई थी। तो जब कोई पूछे क्या भारत में डायनासोर्स थे, जवाब सिर्फ हाँ नहीं है। जवाब ये है कि भारत की जमीन डायनासोर की हड्डियों, अंडों और घोंसलों से भरी पड़ी है। और इसीलिए सवाल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर इतना सब कुछ यहीं पर था तो हमारे ग्रंथों में इनका जिक्र क्यों नहीं है। अब वैसे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि डायनासोर शब्द खुद एक बहुत नया मॉडर्न साइंटिफिक वर्ड है, जो साल 1842 में एग्जिस्टेंस में आया। यानी सन 1842 से पहले पूरी दुनिया में किसी भी भाषा में किसी के पास डायनासोर नाम की कोई चीज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लोगों ने कभी इन हड्डियों को देखा नहीं था। जरा सोच कर देखिए, हजारों साल पहले इसी नर्मदा वैली में एक किसान अपने खेत में गड्ढा खोद रहा है और अचानक उसकी खुदाई किसी सख्त चीज से टकराती है। वो मिट्टी को हटाता है तो उसके सामने एक विशाल खोपड़ी निकलती है, जो इंसानों से कई गुना बड़ी है और दांत जैसे किसी राक्षस के हों। अब बताइए वो किसान क्या सोचेगा, ये क्रेटासियस काल का थेरोपोड है? वेल, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि उस वक्त तो लोगों के पास फॉसिल्स पढ़ने का साइंस ही नहीं था। इसीलिए उनका यही मानना था कि ये किसी दैत्य, किसी नाग या फिर किसी पुराने युग के राक्षस की ही हड्डी हो। और यही चीज पूरी दुनिया भर में हुई है। यूरोप में ड्रैगन बन गए, कहीं जायंट्स बन गए और कहीं पर मॉन्स्टर्स। क्योंकि ये समझना कि ये हड्डी 6 करोड़ साल पुराने जीव की है, ये तब मुमकिन हुआ जब मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी, जियोलॉजी और एनाटॉमी जैसी साइंस हमारे सामने आई। तब जाकर इंसान इतने गहरे टाइम को नाप पाए। इसीलिए डायनासोर ग्रंथों में नहीं मिलता, क्योंकि उस पूरे दौर में पूरी धरती पर डायनासोर नाम की कोई पहचान एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन असली जवाब अभी आना बाकी है, जो इससे भी गहरा है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि वेदास एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, यानी एक ऐसी किताब जिसमें हर जीव और हर जानवर का कैटलॉग होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। देखो, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप मैथ्स की किताब खोले और उसमें ढूंढने लगे कि इसमें शेर की फोटो क्यों नहीं है, और फिर कहते मतलब मैथ्स झूठी है। तो फिर वेदास है क्या? देखो, वेद इंसान के सबसे पुराने टेक्स्ट में से हैं। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, स्कॉलर्स के मुताबिक लगभग 1500 BCE का है, यानी आज से 3500 साल से भी ज्यादा पुराना। और वेद का विषय जानवर नहीं है, वेद का विषय है अस्तित्व के सबसे गहरे सवाल, जैसे आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये पूरा जगत कहाँ से आया, इसकी आखिरी सच्चाई क्या है, हम कौन है। इन्हीं सवालों को वेद और खासकर उपनिषद पकड़ते हैं। उपनिषद जो लगभग 700 से 500 BCE के हैं, इन्हें मेटाफिजिकल सवालों के लिए जाना जाता है। और यही सनातन परंपरा में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है कि ग्रंथों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है श्रुति, यानी जो सुना गया, जिसमें वेद और उपनिषद आते हैं, और दूसरा है स्मृति, यानी जो याद रखा गया, जिसमें बाद के ग्रंथ आते हैं, जैसे इतिहास और पुराण। अब समझिए, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जिन देवी देवताओं की तस्वीरें, उनके जानवर, उनकी सवारी, ये सब हम देखते हैं ना, ये सब वेदास में है ही नहीं, बल्कि बाद के स्मृति ग्रंथों में है, खासकर पुराण में मिलते हैं। और ये पुराण बहुत बाद के हैं, लगभग 350 से 1500 CE के बीच के हैं, जिन्हें इंडियन कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में लिखा गया था। इस पूरे सिस्टम को समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। एक एग्जांपल लीजिए, मैथ्स एक प्रिंसिपल है, बिना मैथ्स के आप कोई भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। अब इंग्लैंड के किसी शहर में एक चर्च खड़ी है और भारत में एक मंदिर,
दोनों अलग अलग दिखते हैं पर दोनों के पीछे मैथ्स सेम है। अब अगर कोई कहे कि जिस देश में चर्च नहीं है वहां मैथ्स भी नहीं होगी तो ये अजीब बात है, क्योंकि प्रिंसिपल हर जगह एक है पर उसका एक्सप्रेशन जगह के हिसाब से बदल जाता है। बिल्कुल इसी सोच से सनातन को समझिए। वेद वो प्रिंसिपल है जो हर जगह हर समय एक जैसा है और देवी देवता, मंदिर, सवारी ये उस प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन है जो उस जगह की ज्योग्राफी और कल्चर के हिसाब से ढल जाता है। और यही सवाल का जवाब छुपा हुआ है। बंगाल का इलाका देखिए जहाँ टाइगर्स बहुत मिलते हैं, वहाँ माँ दुर्गा को अक्सर शेर या टाइगर पर सवार दिखाया जाता है। मथुरा और वृंदावन का इलाका देखिए जहाँ पर गाय और मोर आम है, वहाँ कृष्ण के साथ गाय और मोर पंख जुड़े हुए हैं। साउथ इंडिया के तमिल इलाके में एक देव थे मुरुगन, जो वहाँ के अपने देव थे और बाद में उन्हें उत्तर के देव स्कंद से जोड़ा गया। सांप, मोर, चूहा, गाय ये सब वही जानवर है जो इस जमीन के आसपास थे। देवता उन जानवरों के साथ जुड़े जो उन्हें पूजने वालों के दुनिया में थे। अब इस लॉजिक को थोड़ा आगे बढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही वैदिक प्रिंसिपल किसी रेगिस्तान में मिडिल ईस्ट में पनपा होता तो शायद वहां पर ऐसे देवी देवता होते जो ऊंट पर सवारी करते, और अगर ये ऑस्ट्रेलिया के किसी इलाके में से होते जहां कंगारू मिलते हैं तो शायद वहां के देवताओं की सवारी कंगारू होती। पर एक चीज साफ कर दूं, ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक कल्पना है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देवताओं के जानवर उस जगह की दुनिया से आते हैं, किसी कमी से नहीं। अब एक और चीज क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर यही चीजें टारगेट होती है। बहुत लोग कहते हैं कि वेद में क्वांटम फिजिक्स है, ब्लैक होल्स है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, सब कुछ लिटरल रूप में है। लेकिन सच ये है कि वेद में आपको क्वांटम फिजिक्स की मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी, ब्लैक होल की थियरी वैसी नहीं मिलेगी जैसे फिजिक्स की किताब में होती है। इन दोनों को एक जैसा कह देना एक ओवर स्टेटमेंट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, वेद और उपनिषद जिस सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं ना कि ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई चीज सच में अलग नहीं है, सब एक ही धागे में पिरोया हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स में भी एक ऐसा ही आइडिया आता है जिसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं, जहां दूर दूर के पार्टिकल्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक पैरेलल दिखता है, पर ये पैरेलल इनसाइड का है, इक्वेशंस का नहीं है। यानी दोनों अलग अलग रास्तों से एक जैसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर दोनों की मेथोडोलॉजी बिल्कुल अलग है। इसलिए पैरेलल को थियरी और थियरी को वेद कहना गलत है। और अब हम फाइनल जवाब पर आते हैं जो अब बिल्कुल क्लियर है। वेद ने डायनासोर को मिस नहीं किया। हम गलत सवाल पूछ रहे थे, हम गलत शेल्फ पर गलत चीज ढूंढ रहे थे, क्योंकि डायनासोर फॉसिल साइंस का विषय है जहाँ पर वो हड्डियों, अंडों और फुटप्रिंट से समझे जाते हैं, और वेद उपनिषद का विषय है अस्तित्व की सच्चाई, आत्मा, ब्रह्म, जगत और उसकी आखिरी रियलिटी। और जो देवता है, जो उनकी सवारी है, वो उस सच्चाई को उस जगह के कल्चर और उन जानवरों के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग सवाल पूछते हैं, और इसीलिए दोनों से अलग तरह के जवाब हमें मिलते हैं। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो राजासोरस, वो जलता हुआ आसमान, वो महीनों का अंधेरा, वो एक कहानी है जो पत्थर और फॉसिल्स में लिखी गई है ताकि हम जान सके कि इस धरती पर क्या क्या हुआ। और वेद एक अलग तरह की कहानी है इस बारे में कि इस सब के पीछे क्या है, इसका सच क्या है। दोनों सच्ची है, दोनों असली है, बस दोनों अलग अलग सवाल पूछती है। तो अगली बार जब कोई ये सवाल उठाए कि वेद में डायनासोर्स क्यों नहीं है, तो बस इतना समझिए कि प्रॉब्लम एविडेंस में नहीं है, एक्सपेक्टेशन में है। असली समझदारी किसी एक साइड को हर कीमत पर जीतना नहीं है। असली समझदारी ये समझना है कि एक ग्रंथ किस तरह की सच्चाई देना चाहता है। इसीलिए चाहे वो किसी भी धर्म का टेक्स्ट हो, उससे वही सवाल पूछना चाहिए जिसका जवाब देने के लिए वो बना है। सो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चली होगी। अगर चले तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगली वीडियो इसे जा करके जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है पुष्पक विमान के सच्चाई के बारे में। क्या पुष्पक विमान वाकई में एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ या नहीं? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।